हेलो दोस्तों, स्टडी रूम क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑल इन वन सीरीज में काव्य प्रकरण, जिसमें हम काव्य का अर्थ, काव्य का स्वरूप, काव्य की परिभाषा, काव्य के प्रकार, काव्य के पक्ष और भी अन्य जानकारियाँ बताऊंगा, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। यह वीडियो देखने के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको काव्य से संबंधित कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं, इससे आसान कुछ भी नहीं। दोस्तों, यह वीडियो शॉर्ट ज़रूर होगा, पर इसमें सरलतम पद से लेकर परीक्षा में आने वाले पद तक की हम पहुंच रखेंगे। यह वीडियो देखने के बाद आप भी कोई सा भी मॉडल टेस्ट देकर देख सकते हैं या गत परीक्षाओं में आए क्वेश्चन देख सकते हैं। सभी सवाल इसी वीडियो से ही निकलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं एक मोटिवेशन थॉट के साथ। उम्मीद रखने वाला इंसान लाख बार हार कर भी नहीं हारता। दोस्तों सुनिए, उम्मीद रखने वाला इंसान लाख बार हार कर भी नहीं हारता। जो इंसान उम्मीद रखता है, अंतिम पल तक उम्मीद रखता है, जो कभी हार नहीं मानता, वो चाहे कितनी बार भी हार का सामना कर ले, किसी भी अवस्था तक पहुंच जाए, वो एक दिन कामयाब होकर रहता है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम काव्य का स्वरूप जानेंगे। काव्य वाङ्मय का ही एक अंग है। अब वाङ्मय क्या होता है, इसके बारे में जाने तो ये शब्द अर्थमय साहित्य, अर्थात शब्द, कुछ शब्द हैं, कुछ अर्थ है, इसका संगठित रूप साहित्य में दिया है, वही वाङ्मय है। अर्थात जो कुछ पढ़ा लिखा जाता हो, जिनको हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, जो एक पठित या लिखित आप कहते हैं कि जैसे सामग्री है, वो वाङ्मय है। ये दो प्रकार के होते हैं। प्रथम है तथ्यात्मक और नीरस विधि। जैसे कि आपको इसके नाम से भी पता चलता है, तथ्यात्मक, जिसमें केवल तथ्य होते हैं, जिसमें मात्र जानकारी होती है। ऐसे शब्द और अर्थ जिनको पढ़कर हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, हमारी कोई जानकारी में वृद्धि होती है, वो तथ्यात्मक होते हैं। जैसे आप इनके उदाहरण देखना चाहते हो तो उनके उदाहरण में राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र और भी अन्य सब्जेक्ट हैं। हमें देखते हैं, भूगोल में भूगोल संबंधित थ्योरी होती है, इतिहास में प्राचीन घटनाओं की थ्योरी होती है, समाजशास्त्र में समाज के बारे में थ्योरी होती है, जिससे हमें जो लिखित तो है, जिन्हें हम पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन इनसे हमें रस की प्राप्ति नहीं होती। इनसे हमें कुछ तथ्यों की, नई जानकारी की, नए अनुभव की ऐसी प्राप्ति होती है। यहीं इसका दूसरा भाग देखें, जो आनंद प्रदान करने वाला होता है, जो रमणीय होता है, जो हमारे मन को और दिल को भाता है, जैसे काव्य। काव्य को पढ़कर हम उसका अर्थ ग्रहण करके रस की अनुभूति होती है, हमें आनंद 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 आता है। काव्य की परिभाषा की ओर जाते हैं तो प्रथम परिभाषा है आचार्य भामह के अनुसार, शब्दा अर्थो सहितो काव्यम, शब्द अर्थ सहित काव्यम। जिन शब्दों का, ऐसे शब्द जो अर्थ सहित होते हैं, वो काव्य हैं। वहीं दूसरी परिभाषा की ओर जाते हैं आचार्य विश्वनाथ की, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ऐसे वाक्य जिसमें रस की अनुभूति होती है, रस प्राप्त होता है, वही काव्य है। तीसरी परिभाषा बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है पंडित जगन्नाथ की, रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्यम। रमणीयार्थ माने रमणीय करने योग्य है, मन को भाने योग्य है, रस प्राप्ति वाले शब्द होते हैं, वही काव्य हैं। ऐसे तो काव्य की परिभाषा बहुत सारी है, पर प्रमुख परिभाषाओं की बात करें तो यही तीन है। और अगर आप चौथी परिभाषा को नोट करना चाहते हो
तो वो है आचार्य रुद्रट की, जिन्होंने काव्य की परिभाषा देते हुए कहा है, नन शब्दार्थो काव्यम। कुछ ऐसे शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ होता है वही काव्य है। इसी के साथ काव्य की परिभाषा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन सभी परिभाषाओं का सार निकाला है और उन्हें जो परिभाषा दी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा है, जो उक्ति या जो पंक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या तथ्य की मार्मिकता भाव में लीन करते हैं वे काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि काव्य वो है जिसको पढ़कर हृदय में कोई ना कोई भाव जागृत होता है, हृदय में मर्म भाव जागृत होता है, रस प्रेम के आनंद की प्राप्ति होती है, वही काव्य है। दोस्तों, अब हम काव्य के भेद पढ़ेंगे जो कि दो प्रकार के होते हैं। प्रथम दृश्य काव्य, द्वितीय सर्व्य काव्य। काव्य के ये दो ही भेद हैं, जिसमें दृश्य में हम देखने वाले काव्य को और सर्व्य में हम सुनने वाले काव्य को रखेंगे। तो आइए देखते हैं। दृश्य काव्य, दिखाई देने वाले, अर्थात ऐसे काव्य जो हमें अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे नाटक। कहीं पर भी नाटक का अभिनय होता है तो हम वहाँ उसको देख सकते हैं, अपनी आंखों से नाटक की गतिविधियाँ देख सकते हैं। साथ ही हम दूसरे की बात करें तो सर्व्य काव्य, जिसको हम सुन सकते हैं या फिर सुना सकते हैं। जिस कहानी या कोई कविता है, हम किसी कहानी, कविता, कोई घटना को सुनकर आते हैं या हम आगे किसी को सुना देते हैं। ये दिखाई नहीं देती घटना, मात्र सुनाई देती है। ये कान से संबंधित है इसीलिए सर्व्य है, और नाटक वो आंख से संबंधित है इसीलिए वो दृश्य में आता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ स्टडी रूम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। देखिए, ये वीडियो आपको छोटा ज़रूर लगेगा, परंतु इसमें आने वाले सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। किसी भी मॉडल पेपर में आप देख सकते हो, इससे बाहर कुछ भी नहीं, क्योंकि इससे आसान भी कुछ नहीं। अभी ये वीडियो समाप्त नहीं हुआ है, इसके प्रमुख भेद हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। पर प्लीज़, मैं ये जब तक बोल रहा हूँ, आप मेरे स्टडी रूम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी कभी लाइक करें। हमारे सब्सक्राइबर थोड़े कम हैं, तो प्लीज़ अपना सहयोग दें। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, मुझे ही मोटिवेशन मिलेगा और मुझे ये वीडियो और बनाने की प्रेरणा मिल देता है। तो दोस्तों, हम आगे चलते हुए काव्य के भाग तक जाते हैं। काव्य के दो प्रकार हैं, सर्व्य और दृश्य। अब हम सर्व्य को भी दो भागों में बांटते हैं, एक है पद्य नाम का भाग, दूसरा गद्य नाम का भाग। पद्य से संबंधित है पद, कविताएं, दोहे, और गद्य से संबंध है निबंध और उपन्यास का, जो वर्णित होते हैं, जिनको हम गा नहीं सकते, केवल पढ़ सकते हैं। अब इस पद्य भाग को भी हम आगे चलकर दो भागों में बांटते हैं। पहला है प्रबंध, दूसरा है मुक्तक। दोस्तों, प्रबंध और मुक्तक, इसको भी दो दो भागों में बांटा गया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। यहाँ से इसी के भाग में कोई उदाहरण देकर पूछा जाता है कि ये किसका भाग है। तो प्रबंध के भाग देखते हैं। पहला है महाकाव्य, दूसरा खंड काव्य। और मुक्तक के दो भागों में बात करें तो प्रथम है पाठ्य मुक्तक और द्वितीय है गय मुक्तक। दोस्तों, एक बार फिर से देखते हैं। हम काव्य को दो भागों में बांटते हैं, सर्व्य और दृश्य। उनके बाद सर्व्य को अलग अलग भागों में बांटा है। इन भागों का वर्णन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, धन्यवाद।
सब्सक्राइब करें स्टडी रूम क्लासेस चैनल को, लाइक करना मत भूलिए।